नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि यूपी में मरीजों के ठीक होने की दर भी ज्यादा है। यूपी में अब तक 10,995 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, उन्हें घर भेजा जा चुका है। वहीं आज इटावा में 17, सिद्धार्थनगर में 15, मैनपुरी में 14 नए मरीज मिले, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 17,000 को पार कर गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि उसमें से आधे से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उनकी संख्या 11,601। अब हमारे डिस्चार्जेस का प्रतिशत 63.31% हो गया है, 63.31%। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 569 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 6,252 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। इसमें जो संक्रमित लोग होते हैं उनका इलाज हम करते हैं आइसोलेशन वार्ड्स में, और जो सारी के पेशेंट्स होते हैं, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट होते हैं, उनको भी हम आइसोलेट करके उनका हम इलाज करते हैं। उनका हम सैंपल लेकर के उसकी जांच वगैरह कराते हैं, लेकिन उस समय उनको हम आइसोलेट करते हैं। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7,502 लोग रखे गए हैं और इनके सैंपल लेकर के इनके संक्रमण की स्थिति का परीक्षण करके अंदाज लगाया जाएगा। उसके पश्चात इनकी उपयुक्त चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। कल प्रदेश में 15,079 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई और अब तक प्रदेश में 5,74,340 सैंपल्स की जांच करवाई जा चुकी है। हम अति शीघ्र एंटीजन टेस्ट भी प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये पहले चरण में हम लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर नगर, इन 5 शहरों में इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, खास करके जो हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जो जनपद हैं, उनमें भी एंटीजन टेस्ट प्रारंभ किया जाएगा। आरोग्य सेतु के अंतर्गत जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुए हैं, उनमें से 89,520 लोगों को हमारे कंट्रोल रूम से कॉल किया गया है और इनमें से 168 लोग इस समय संक्रमित हैं और वो अपना इलाज विभिन्न चिकित्सालयों में करवा रहे हैं। 3,421 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 18,03,327 प्रवासी कामगारों को ट्रैक किया जा चुका है और उनके लक्षणों के बारे में सूचना दी गई है, जिसके आधार पर जो भी प्रवासी कामगार लक्षणात्मक पाए जाते हैं उनके सैंपल लेकर के उसकी जांच की जाती है। अब तक उन्होंने 1,584 प्रवासी कामगारों को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें कोई न कोई लक्षण मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की समीक्षा बैठक और उसके रोकथाम के लिए टीम 11 की बैठक की। मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया है कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर जिले में एक बृहद अभियान जो है स्क्रीनिंग का चलाएं और इस बृहद अभियान के तहत चिकित्सा विभाग को और सभी फील्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकी कार्य योजना बनाते समय 1 लाख टीमों को जो है कम से कम 1 लाख टीम गठित करके इस पूरे अभियान को, स्क्रीनिंग को चालू किया जाए। स्क्रीनिंग में जो भी लोग संदिग्ध पाए जाएं, उनके तुरंत उनको जो है चिकित्सा और उनके उपचार के लिए व्यवस्था की जाए। आप सब जानते हैं कि स्क्रीनिंग में इंफ्रारेड थर्मोमीटर, स्क्रीनिंग में पल्स ऑक्सीमीटर, स्क्रीनिंग में पूरा सावधानी बरतते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। तो इस पूरी व्यवस्था और इस अभियान को चलाने के लिए उन्होंने निर्देश आज दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ये जो
स्क्रीनिंग का कार्य करने का आदेश दिया है, इस पे ये कहा है कि पूरा ज्योग्राफिकली पूरा एरिया कवर हो जाए, यानी मैप ऐसा बने कि हर घर जो उस क्षेत्र में पड़ता है, उस गांव में पड़ता है, वो कवर हो जाए। शहरी क्षेत्र है तो पूरा वार्ड कवर हो जाए। ये निर्देश उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि स्क्रीनिंग ऐसी हो जो प्रभावशाली हो, केवल कहने सुनने मात्र पर ना हो। एक्चुअली जो है टेम्परेचर लिया जाए, बहुत जल्दी लिया जा सकता है। एक्चुअली ऑक्सीजन कंटेंट लिया जाए। ऑक्सीजन कंटेंट अक्सर जो बहुत मरीज ऐसे होते हैं जो एक क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, उनका ऑक्सीजन काफी कम हो जाता है बॉडी में और तुरंत नापा जा सकता है। तो ऐसे लोगों को जो है चिन्हित करके आगे लाया जाए। ये बृहद अभियान चिकित्सा विभाग ने चला रखा। अब इसको व्यापक रूप से और 1 लाख तक की जो है टीमों को गठित करने का निर्देश आज दिया उन्होंने। दूसरा निर्देश उन्होंने ये दिया है कि जो कोविड हेल्प डेस्क बनाने का स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया है, हर जनपद में हर चिकित्सालय पर, पीएचसी पर, सीएचसी पर, एडिशनल पीएचसी पर, जिला चिकित्सालय पर, निजी अस्पतालों में, ब्लॉक पर, थाने पर, तहसीलों पर, जिला कार्यालयों पर, कहीं भी कोई बड़ा प्रतिष्ठान है तो वहां एक कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाए। प्रचार अच्छा किया जाए, वहां पर इंफ्रारेड थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोविड हेल्प डेस्क पर जाता है तो तुरंत उसको जो है राहत दी जा सकती है और उसको उसके बारे में, लक्षणों के बारे में बताया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने प्राइम न्यूज संवाददाता से बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब से काबिज हुई है तब से एक ही मूल मंत्र है कि उत्तर प्रदेश के हर आखिरी घर तक बिजली पहुंचाना, और इसका पूरा दारोमदार अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो विभाग के ऊपर है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजली विभाग के राज्य मंत्री हैं आर.के. पटेल साहब। सर, आप लोग जिस मंत्र पे काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हर आखिरी घर तक बिजली पहुंचाई जाएगी, लॉकडाउन के समय में भी इस तरह का ऐलान हुआ कि कोशिश करी जा रही कि किसानों को सहायता पहुंचाई जाए, बिजली जो है वो कम रेट पर पहुंचे, उन तक पहुंचे। कितना काम इस पर अब तक हो चुका है, और जिस तरह से विपक्ष ने कोशिश की है हमेशा घेरने की, उसको किस तरह से जवाब आप लोगों ने दिया है अपने विभाग के जरिए? आप मीडिया से जुड़े हैं और आप लोग हम लोगों से बेहतर जानते हैं। कभी आप एक नारा सुने होंगे, पानी बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप इधर हमको लगता है कि जब से माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है ये नारा समाप्त हो गया। 3 साल कभी धरना प्रदर्शन इस तरह का नारा आप नहीं सुने होंगे। हमने काम किया है विद्युत के क्षेत्र में। आपको कहना नहीं चाहिए और हमें नहीं कहना चाहिए कि गाँव को कभी शाम को बिजली नहीं मिलती थी। 8 घंटे शेड्यूल था सरकारों की, 8 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। 1 हफ्ता रात, 1 हफ्ता दिन, आदमी 1 हफ्ता रात। जब किसान खेत में काम करके आता था 2 रोटी पाता था, खाने के बाद सोता था तो लाइट आती थी। जब किसान सुबह जागने के पहले जब उसकी नींद खुलती थी तो लाइट कटी मिलती है। योगी आदित्यनाथ के सरकार में हम 18 घंटे गाँव को बिजली दे रहे हैं, 20 घंटे बिजली तहसील को दे रहे हैं और 23-24 घंटे हम शहर को दे रहे हैं। इन्वर्टर खरीदना लोग भूल गए। आज विद्युत के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाई है और हम 22 के पहले हम गाँव को 24 घंटे बिजली देने जा रहे हैं। हमारे भी आप मुख्यमंत्री जी 3135 करोड़ का भी जो शिलान्यास किया है, हम छोटे छोटे पावर हाउस के माध्यम से गाँव की विद्युत की व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं और गाँव को भी हम विद्युत देने जा रहे हैं। चूँकि जब तक विद्युत नहीं होगा, जब तक सड़क नहीं होगा, गाँव का विकास संभव नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है और हम गांव को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ के किसान को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ के नौजवान को मजबूत कर रहे हैं और वहाँ का जो मजदूर वर्ग है सब मजबूत हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। आप कह रहे हैं कि अब नारे नहीं लगा रहे हैं लोग, जिस तरह से अभी आपने बताया कि सरकार बदलनी है, लेकिन विपक्ष अब सामने आ गया है। वो कह रहा है कि हम सारे पोल खोल के रख देंगे। कांग्रेस आज से एक अभियान शुरू कर रही है विपक्ष का पोल खोल। तो कितना डर है इस अभियान से आप लोगों के मन में? किसी भी प्रकार की डर नहीं है। जिस चलनी में 56 छेद है वो हमारे चलनी में क्या छेद करेगा। कांग्रेस जब से आज़ाद भारत हुआ है
पहला प्रधानमंत्री चयन से लेकर के अब तक, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, आप देखे होंगे कि इस देश के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। आज चूँकि बहुत समय नहीं है, नहीं आज उठा करके इतिहास देखिए कि इन्होंने क्या किया। आज 370-35 से क्या था, सारी यही कांग्रेस की देन थी। इस देश का अमन चैन को छीनना कांग्रेस की देन थी। जिनके चलने में 72 छेद है, वो हमारी पोल क्या खोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के ऊपर कोई माइकलाल अंगुली नहीं उठा सकता। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है कि चाहे मेरा विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कहीं भी चोरी करने पर, गलत करने पर, भ्रष्टाचार करने पर 1 मिनट के अंदर निर्णय लेते हैं। यह सरकार पारदर्शी सरकार है, क्षेत्र में काम हो रहा है। लाख कांग्रेस चाहे भारतीय जनता पार्टी का आज के डेट में कम से कम 10-20 साल कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि बिजली का दाम तो ठीक है, बिजली भी सही है, लेकिन तेल, डीजल, पेट्रोल, इनके दाम जो बढ़ रहे हैं, इससे किसान को कब राहत मिलेगी? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा है, इसमें हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इस बारे में बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी परिस्थिति आती है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ऐसी परिस्थिति आती है। अब क्या कारण है कि इधर 10 दिन से बढ़ रहा है, फिर घटेगा। अभी आप देखे होंगे बहुत निचले स्तर पर भी गया था। तो राष्ट्रीय स्तर मुद्दा में हम कुछ कह नहीं पाएंगे। इसी वजह से जो किसान वो आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं। परिस्थिति देश की है, पूरा विश्व जटिल समस्याओं से घिरा है। 2020 चाहे बारिश से हो, चाहे महामारी से हो, चाहे आग से हो, चाहे कहीं न कहीं से बहुत संकटग्रस्त पूरा विश्व है। इसलिए कोई टेक्निकल कठिनाई होगी, नहीं तो कोई नेता, हमको नहीं लगता हमारे प्रधानमंत्री जी आज किसानों को इतनी मजबूत बनाए हैं कि आज हम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना बढ़ा करके आज किसान सब क्रय केंद्रों पर बेच रहे हैं। किसान को उचित मूल्य मिल रहा है। हम लोग किसान परिवार से हैं, हम किसान के बीच में हैं। किसान आज बहुत मजबूत है। आप 2014 देखे हैं, 17 देखे हैं, 19 देखे हैं, 22, 24 कोई दिक्कत नहीं होगी कि जनता बहुत खुश है इस सरकार से। कमल ही खिलेगा, मतलब कमल खिलेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मंत्री जी। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो नारे जनता लगाती थी सरकार बदलने के, वो सारे नारे जनता भूल गई है। विपक्ष कहता है तो कहने दीजिए, लेकिन आने वाले कई सालों तक उत्तर प्रदेश में कमल ही खेलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज़। तो लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों पर सबसे ज्यादा मार पड़ी और उन्हें रोजगार की दिक्कतें हो रही हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए बुलंदशहर के डीएम ने बड़ी पहल करते हुए सेवा योजन कार्यालय प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्र में प्रवासी मजदूरों को ट्रेनिंग तो दी जाएगी, साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने इस मौके पर प्रवासी मजदूरों को भरोसा दिलाया कि वो रोजगार के लिए नए अवसर मुहैया कराएंगे। कार्यालय पे उद्घाटन किया है हेल्प डेस्क का। सर क्या विशेष है, क्या मैसेज है? देखिए, हम लोग अभी जिला सेवा योजन कार्यालय में खड़े हैं। यहाँ पे प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र बनाया गया है। वहाँ पे एक ही ड्यूटी लगी है। जितने भी प्रवासी श्रमिक आएंगे उनका डेटाबेस बनाया जा रहा है और उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जैसे आज इसका उद्घाटन हुआ है, हमने कुछ मजदूरों से बात की। कुछ लोग दिल्ली में रहते कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, तो उन्हें यहाँ मिशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ महिलाएं जो खाना बांटने का काम कर रही थी, तो उन्हें हमने SHG में या जो MDM मिल तैयार करती हैं स्कूल में, उसमें प्लानिंग किया। इसी तरह से कई लोगों से बातें हुई और हमारा एम है कि जो लॉकडाउन से पहले वो किस तरह का कार्य करते थे, कहाँ करते थे और पिछले 2 महीने में उन्होंने क्या किया और आगे क्या स्कोप है जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, जिसमें उन्हें ट्रेनिंग देके रोजगार दिया जा सके। तो बेसिकली हम लोग एक तो सप्लाई साइड देख रहे हैं कि जितने लेबर हैं उनका डेटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं, और दूसरा जो डिमांड साइड है, सरकार के जितने भी कार्यक्रम है उसमें क्या क्या कितने लक्ष्य दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी हैं, इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने लीड रोल लिया है। तो आगे हम इसमें देख रहे हैं कि अच्छी संख्या में श्रमिकों को यहाँ जॉब मिलने के चांस हैं। कानपुर के राजकीय सुवासनी गृह मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बहराइच में इस घटना को लेकर कांग्रेस और एसपी ने प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला और प्रदर्शन किया।
योगी सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले वक्त में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, महंगाई पूर्णतः चरम सीमा पर है। लगातार एक सप्ताह से लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में, कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और जो बिल्कुल अपने आप में आसमान छू रहा है। आम जनमानस उससे पूरी तरह से त्राह कर रहा है और उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से जंगल राज कायम है। जिस तरह से कानपुर में राजकीय बालिका गृह में लड़कियों के साथ दुराचार हुआ है और नाबालिग लड़कियां जिस तरह से जो है गर्भधारण किए हुए पाई गई हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। योगी सरकार लगातार क्राइम को कंट्रोल करने में फेल है। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को 6 सूत्रीय ज्ञापन हम लोगों ने दिया है, जिसमें छात्रों की फीस की माफ़ी के लिए भी बात की गई है और छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति की तरह ही छात्रों को एक अलग से उनके लिए मदद किया जाए खातों में। चूँकि कोरोना काल के संकट में छात्रों का कोई भी सहारा बनने वाला नहीं है, ऐसे में उनके भी भविष्य पर तलवार लटक रही है। खबर अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके से है, जहां पैरोल पर छूटे युवक ने टैक्सी चालक को गोली मारकर वो फरार हो गया। राहगीरों ने घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में पैसे को लेकर लेन देन का विवाद था और विवाद इतना बढ़ गया कि गोली तक चलने की नौबत आ गई। फिलहाल ये युवक जिसने गोली चलाई है 1 महीना पहले ही जेल से पैरोल पे छूट के आया था और बाहर आके एक और आपराधिक वारदात को अंजाम दे दिया। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगियों पर पुलिस का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। मुख्तार अंसारी की पत्नी और भाइयों को हथियार खरीदने और बेचने का विवरण न देने पर जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा। वहीं उनके पिए रहे जाकिर हुसैन समेत 5 लोगों के शस्त्र लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि रुद्र नारायण पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जान से कोरोना महामारी से निपटने में जुटे हैं, देशवासियों से बिना वजह घर से बाहर ना निकलने की अपील कर रहे हैं, लेकिन नेताओं पर इसका असर नहीं हो रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सपा नेता लोगों को मास्क बांट रहे हैं, जबकि खुद उनका पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रखा। वहीं बीजेपी नेता सपा कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन सारे नियम और कानून ताक पे रख के, यानी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही मास्क पहने जा रहे हैं। इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। भारत सरकार के प्रदेश सरकार के सख्त निर्देश हैं कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। लेकिन हरदोई में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिसका अनुपालन बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। इन पर प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारे साथ तो सावधान लोग मौजूद इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में। आज विक्रम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोग, ये कोरोना महामारी भयानक महामारी है। इसमें ये किसी कोई भी दल हो, सपा समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस, सभी लोगों के लिए ये मर्ज खतरनाक है। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए और सभी लोगों को कोई भी हो मास्क जरूर लगाना चाहिए। किसी भी दल का हो या कोई भी सामाजिक संगठन हो, इस समय मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी सख्ती करना चाहिए। प्रशासन को, जिला प्रशासन को और प्रदेश शासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये बीमारी जिस तरीके से रुकी हुई है हरदोई में, हमारे जनपद में विशेषकर, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो और कमी रहेगी इस कोरोना महामारी की। और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते क्या कहना चाहते हैं। आजकल जो संक्रमण चल रहा है इसके संबंध में जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जो नेता लोग हैं या उनके पदाधिकारी हैं, वो न तो मास्क लगा रहे हैं न तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन कर रहे हैं। बराबर जो है अपने सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन उनको इस संक्रमण की कोई परवाह नहीं है। प्रशासन भी इससे बिल्कुल मौन है। प्रशासन से उसको कोई लेना देना नहीं। प्रशासन को चाहिए कि इन पे राजनीतिक दलों पे पहले लगाम लगाए, इनको पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए और मास्क लगाने के लिए कहे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मास्क लगाने के नाम पर
उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ ग्रामीण अंचल के लोगों को ही परेशान किया जा रहा है और मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, उनका जुर्माना काटा जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि नेतागण चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनके द्वारा न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही मास्क लगाने का अनुपालन किया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार की नीतियां सिर्फ गरीब आम जनमानस के लिए हैं, न कि नेताओं और अधिकारी गणों के लिए है। मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि सबसे पहले अनुपालन, मास्क लगाने का अनुपालन नेतागणों को, अधिकारी गणों को और बड़े तबकों को प्रेरित किया जाए, जिससे कि आम जनता में और महामारी से बचाव किया जा सके। तो आपने सुना कि आम पब्लिक का भी यही कहना है कि नेता गणों ने पालन नहीं करा। आपने तस्वीरों में आपने देखा कि जो सपा के जिला अध्यक्ष हैं मास्क को बांट रहे हैं, क्योंकि स्वयं मास्क नहीं लगाए। वहीं एक स्वागत समारोह सपा का हो रहा है, उसके बाद भाजपा के लोग भी अपने कुछ अन्य दलों के आए हुए लोग अपने साथ सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी तरीके से मास्क नहीं लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन अनिल के साथ दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़ जल्द। और खबर बरेली से है, जहां शराबी शख्स ने पेट्रोल पंप पर गुस्से में अपनी स्कूटी ही फूंक दी। पेट्रोल के रुपए मांगने पर इस शख्स ने स्कूटी में आग लगा दी। अब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कर्मचारियों ने बमुश्किल इस आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें उसी पेट्रोल पंप की है जहां पे शख्स जिसने पहले इसमें पेट्रोल डलवाया और जब कर्मचारी ने पेट्रोल के पैसे मांगे तो इस शख्स ने अपनी स्कूटी में बकायदा उस स्कूटी को लिटाया, माचिस निकाली, तिल्ली में आग लगा के उसे वहीं पे फूंक दिया, यानी आग के हवाले कर दिया। न जाने किस बात का गुस्सा यहां अपनी ही स्कूटी पे इस शख्स ने निकाल दिया, जिसके बाद वहां कर्मचारी ने तुरंत इस आग को बुझाया और फिलहाल पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सभी मरीजों को इलाज के लिए मुरादाबाद जिला अस्पताल भेजा गया। धामपुर थाने का एक सिपाही भी कोरोना से संक्रमित मिला है। वाराणसी में कांग्रेस ने प्रदेश में हुए घोटालों की जांच को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा। पत्र में कांग्रेस ने लिखा कि युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के बावजूद शिक्षक भर्ती के 69,000 पद घोटाले की भेंट चढ़ गए। यूपी बीजेपी सरकार की कई सारी भर्तियां लटकी हुई हैं। लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर परीक्षा देते हैं, नौकरी लगने का इंतजार करते हैं, लेकिन सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था के चलते वो बेरोजगार ही रहते हैं। हाँ मैडम, ये किस प्रकार का पत्रक? ये महामहिम राज्यपाल जी के लिए इन लोगों ने एक पत्रक दिया है, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती एवं पशुपालन विभाग में घोटाले की जांच उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा कराए जाने के संदर्भ में दिया गया है। दूसरा पत्रक इन्होंने गदौलिया दशाश्वमेध क्षेत्र को जो व्हीकल जोन घोषित करने के संबंध में है, उसके संबंध में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करने को कहा गया है। बुलंदशहर के अनूप शहर में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उद्योग व्यापार मंडल ने चीनी सैनिकों के जरिए भारतीय जवानों की शहादत पर रोष व्यक्त किया। साथ ही चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका और अपना गुस्सा जाहिर किया। इसके अलावा चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया। बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव बांगर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें भगदड़ मच गई। इस मारपीट में एक पक्ष के कई लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। तो कोरोना जैसी महामारी को देख कई कार्यक्रमों पर रोक के बावजूद बारबालाओं के जरिए ठुमके लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मामला यूपी के फतेहपुर जिले के भलेवा गांव का है, जहां बारात लौट कर आने के बाद गांव में बारबालाओं ने डांस किया और लोगों की यहां पे भीड़ देखी गई। प्रभारी निरीक्षक हुसैनगंज को सूचना मिली थी कि भलेवा गांव में झल्लर नाम का व्यक्ति बिना अनुमति के अपने घर पर
लवकुश डीजे वाले के साथ मिलकर के नौटंकी का कार्यक्रम करा रहा है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे थे और उनके द्वारा इस तरह से अवैधानिक कृत्य करने वालों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करा करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। तो कोरोना महामारी से जहां एक तरफ लोग बीमारी से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों के कारोबार पर भी इसका असर पड़ा। ओखला सब्जी मंडी का हाल भी बेहाल है। यहां पे दुकानदारों का और व्यापारियों का कहना है कि मंदी का दौर छाया हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं ओखला सब्जी मंडी में, जहां कोरोना महामारी से लोग एक तरफ बीमारी से परेशान हैं, वहीं कारोबार भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। आइए कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं, यहाँ दुकानदारों से, कि उनके काम पे क्या फ़र्क पड़ा है। पहले मरब में इतना फ़र्क है, जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था ना, तो पब्लिक को अंदर आने नहीं दी गई। यहाँ के अफसरों ने, यहाँ के कर्मचारी, जो क्या नाम है पुलिस के अफसर है, पब्लिक पर लाठी मारी, ये मारी, सब कुछ मारा। जो 2 महीने का जो लॉकडाउन लगा था, ये 2-3 बार, जो 4 बार लगा था, पब्लिक को आने नहीं दी। पब्लिक को बड़ी परेशानी पड़ी, किसी का हाथ टूटा, किसी के पैर टूटे। दुकानदारियाँ बराबर चली, सौदे फेंकते भी रहे, बिकते भी रहे, यहाँ भी परेशानी हुई। उसके बाद में थोड़ी सी राहत मिली, जो पुराने ग्राहक है वो नहीं आ रहे, जो नए कस्टमर है वो आ रहे हैं। जितना माल बिक गया, बाकी बरामदे में तो उठा के माल को फेंक दिया जाता है। ऐसा है सर जी, पहले कम से कम आदमी 8-9 बजे तक अच्छी भीड़ रहती थी, कम से कम 100% की परसेंट आदमियाँ। जब से जो रेल वाली जो सीटें खुली हैं, आना जाना लगा है बाहर का, जब से कम 50% से कम दुकानदारी हो गई मंडी की। सेल उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। ऐसे मान लो पहले 20-25 हज़ार रुपये हर मास और दुकानदारी दुकान वाला करता था। अब जो बैठा हुआ है, कोई कह रहा है 2 नग बिके हैं, कोई कह रहा है 1 नग बिका है, बहुत सारों के माल परे रह जाते हैं। और ये देखो सारी दुकान भरी हुई है, सारी माल, जब कहीं सेल ही नहीं है, खरीदने वाला ही नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट में खरीदार हो तो कमाई भी हो। ये तो अभी खोलने ही कहाँ दे रहे हैं, मार बजा रहे हैं दुकान वालों पे। ये तो आप ये देख रहे हैं सर कि बिल्कुल नहीं है कस्टमर लेने वाला, और बेचने वाले ज़्यादा हो गए। वो काली चम्मच दिखाई देगा 10 बजे 12 बजे 2 बजे आओ, बेचने वाला ज़्यादा मिला, खरीदार कम है। आमदनी तो बिल्कुल ना, रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, समझ लीजिए। हमने बहुत लोगों से बात करी, यहाँ पे दुकानदारों से बात की, कस्टमरों से बात की। उनका यही कहना था कि लॉकडाउन से पहले जो कस्टमर यहाँ पर जिस तादाद में आते थे और जो उनकी आमदनी थी, उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। कस्टमर नहीं है और आमदनी भी बिल्कुल नहीं है। और हमें ये भी पता चला कि कुछ अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो इन लोगों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोरोना महामारी सिर्फ बीमारों को ही परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि कारोबार पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। कैमरामैन दानिश खान के साथ अब्बास मेहंदी, प्राइम न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।